चलें बेटा स्टार्ट कीजिएगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? ठीक है पाप? ये बेटा कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं जो कल तक पढ़ा था? क्लियर है प्लीज? क्या पढ़ा था कल? ये रजिस्टर खोल के बताएं जरा, रजिस्टर खोल के जरा देखें कल क्या पढ़ रहे थे। बस करें, बातें खत्म कर दें। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की कोई डिस्कशन चल रही थी और फाइनली फिर हम हाइलो मेथड डिस्कस कर रहे थे जिससे सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेग्रीगेट हो जाती है फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू लास्ट क्लास? बस करें यार सर, क्लास इधर हो रही है, चेक तो करिए। रजिस्टर का एक नया पेज निकालिए। चलिए सर, जो कल तक बेटा बातें हुई ये तो कुछ बेसिक्स मैंने आपके सामने डिस्कस की ताकि हम अपनी मेन डिस्कशन स्टार्ट कर सकें। तो आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। जिन लोगों के पास बुक्स हैं भी बुक्स बंद कर दें, बुक्स की भी जरूरत नहीं, बुक्स बैग में रखें, जब जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। रजिस्टर का एक नया पेज, सिर्फ समझने पे और नोट करने पे जरा फोकस रखिएगा। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग का प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पहले जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम्स एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर एमर्ज हो जाए और उनमें से वो प्रोडक्ट्स जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स हो उनको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। और अगर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम बन जाए तो उसे बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। तो दो तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ लिखी है मैंने, जॉइंट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं और बाय प्रोडक्ट्स भी। जॉइंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट हो, मटेरियल हो, सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, लेकिन अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम बन जाए तो उसे फिर बाय प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ सिनेरियो जरा ले लेते हैं बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। अपने जहन में जरा एक पेट्रोल पंप बनाया जरा, अगर आप जहन में पेट्रोल भी सेल, डीजल भी सेल हो रहा है, फिर पेट्रोल ही को फर्दर अगर रिफाइन कर लें तो एक हाई ऑक्टेन भी होता है, और अगर शेल वगैरह के पेट्रोल पंप जाए तो वही शायद उसे वी पावर का वगैरह कर रहे होते हैं। तो पेट्रोल भी है, डीजल भी है, हाई ऑक्टेन भी है। इसके अलावा फिर एक केरोसिन ऑयल भी होता है जो पेट्रोल पंप्स पे तो खैर सेल नहीं होता है। इन सब का जो कॉमन रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है। मीन्स से जब ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है तो अल्लाह ताला ने जो ऑयल के रिजर्व्स रखे हैं वो क्रूड फॉर्म में, तो रॉ फॉर्म में एक ऑयल होता है, उसको फिर रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं और प्रोसेसिंग के रिजल्ट में फिर पेट्रोल भी बन जाता है, डीजल भी बन जाता है, उसमें से फिर केरोसिन ऑयल भी बन जाता है। और समटाइम्स फिर उसमें ग्रीस टाइप चीज होती है जिससे अगर आपने कभी देखा हो तो सड़क बनाते हुए लुक यूज हो रही होती है। ठीक है, तो इन सब का कॉमन रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल को ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। फिर जो अभी हाई ऑक्टेन की बात कर रहे थे, ये पेट्रोल को अगर फर्दर रिफाइन करना है तो फिर पेट्रोल की फर्दर रिफाइंड फॉर्म
हाई ऑक्टेन बन जाती है, और इसलिए फिर उसकी क्योंकि फर्दर रिफाइनिंग हुई होती है तो हाई ऑक्टेन कंपैरेटिवली ज्यादा प्राइस पे भी सेल हो रहा होता है। ठीक है, तो एक जो मैंने अभी आपके सामने बात की उसको जरा मैं डायग्राम फॉर्म में बनाता हूँ। जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ऑयल किस फॉर्म में होता है, उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। जब ऑयल की अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन होती है, क्रूड ऑयल को अगर आप ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस करें तो प्रोसेसिंग के रिजल्ट में ये क्रूड ऑयल तीन मेन चीजों में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, और इसी प्रोसेस में समटाइम्स एक ग्रीस भी बन जाती है। ठीक है, जिसे लुक शायद कहते हैं, जिसे फिर सड़कें वगैरह बनती हैं। और पेट्रोल को अगर फर्दर रिफाइन कर लें, फर्दर प्रोसेस कर लें, तो फिर इसे हाई ऑक्टेन में कन्वर्ट किया जाता है, ट्राई किया जा सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कंपनी कितना हाई ऑक्टेन बेचना चाहती है और कितनी डिमांड पेट्रोल की, ये डिपेंड करेगा फिर कंपनी कितना पेट्रोल फर्दर प्रोसेस कर रही है और कितना पेट्रोल सॉरी एज इट इज सेल हो रहा है। अब आ जाए थोड़ा सा कॉस्टिंग के एंगल से, इन सब का ये जो प्रोडक्ट्स है इनका रॉ मटेरियल क्या है। तो अगर रॉ मटेरियल कॉमन हो और एक रॉ मटेरियल से एक से ज्यादा प्रोडक्ट से मर्ज हो जाए तो उनमें जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स हैं वो जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम हो तो वो बाय प्रोडक्ट मींस जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स की जो डिस्टिंक्शन है वो उनकी वैल्यूज की बेस पे। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कुछ प्राइसेस अगर हम ज़हन में ला सकें, पेट्रोल अप्रोक्सीमेटली 247 या 450 चलें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 250 पर लीटर, वैसे 247 शायद होगी। डीजल भी अराउंड इतना ही 248 चलें। केरोसिन ऑयल का होपफुली आपको आइडिया नहीं होगा, ये मिट्टी के तेल को कहते हैं, तो इसकी प्राइस कंपैरेटिवली कम है, लेट्स अज्यूम 180, लेकिन कंपैरेटिवली इतनी कम भी नहीं होती। लेकिन ये जो ग्रीस है इसकी वैल्यू बहुत इनसिग्निफिकेंट सी होती है, तो फॉर एग्जांपल 25 पर लीटर। ठीक है, अब इसमें से जो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल है इनकी प्राइसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वर्ड समझ आ रहे हैं मेरे, आपस में इनकी जो प्राइसेस है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये क्योंकि सिग्निफिकेंट है तो ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं ये कहलाएंगी जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सिग्निफिकेंट वाली आइटम्स। वैसे तो एग्जामिनर आपके केस में ये डिसीजन आपने नहीं लेना होगा, क्वेश्चन में एग्जामिनर खुद से बताएगा जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी, बाय प्रोडक्ट, लेकिन खुद से जनरल अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए तो सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट। और अगर हम ग्रीस को देखें 25 पर लीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्ट्स, तो ये कोई इतनी सिग्निफिकेंट आइटम नहीं है, तो ये फिर हमारी इस डिस्कशन में एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। तो बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट आइटम है इफ एनी अगर प्रोसेस में बन जाए। अब ये मैंने हाई ऑक्टेन लिखा है, ये ना जॉइंट प्रोडक्ट है ना बाय प्रोडक्ट है, ये जॉइंट प्रोडक्ट पेट्रोल ही की फर्दर रिफाइंड फॉर्म है। इनिशियली कौन सी प्रोडक्ट बनी है जिसे बाद में फर्दर प्रोसेस किया है, तो पेट्रोल एक जॉइंट प्रोसेस से बनी है। तो जॉइंट कॉमन प्रोसेस से जो प्रोडक्ट्स एमर्ज हो रही होती हैं उनमें अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स हैं तो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू इफ एनी, अब ये कोई जरूरी नहीं कि इनसिग्निफिकेंट वैल्यू हमेशा कोई आइटम हो, लेकिन अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू तो वो हम बन जाए हमारी इस डिस्कशन में पे बाय प्रोडक्ट है। कुछ बात समझ आ गई यहाँ तक, डालें थोड़ी सी डायग्राम। एक और कॉन्सेप्ट उसकी बेस पे फिर क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट फॉर्म्स के और डिफरेंट नेचर के बन जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट सेट बना कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए, लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे फिर क्वेश्चन सॉल्व होने हैं।
बाकी मैंने समझाने के सिर्फ आपको अब एक ही एग्जांपल दी, इसके भी पॉसिबल एग्जांपल्स हैं, वो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी साथ साथ फर्दर डिस्कस करना भी पॉसिबल है। एक कॉमन रॉ मटेरियल अगर है, मटेरियल प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट। ये सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है? सिग्निफिकेंट अमाउंट्स। थोड़ा सा हुआ था जरा, आवाज का इशू रिजॉल्व हो गया? काइंडली जरा बता दीजिएगा, इस वक्त तो नहीं इशू? जी नोट कर लिए प्लीज सबने। अब बेटा इसमें अकाउंटिंग का प्रॉब्लम ये है इस स्टोरी में कि ऑयल रिफाइनरी काइंडली जरा जहन में लाएं जरा, इस ऑयल रिफाइनरी में अब कोई कॉस्ट इंकर हो रही होगी, मसलन क्या? इसमें सबसे पहले मटेरियल क्या चीज है? क्रूड ऑयल का मटेरियल होगा, उसकी कॉस्ट होगी। फिर इसमें एम्प्लॉइज होंगे रिफाइनरी में, लेबर कॉस्ट होगी, ओवरहेड्स होंगे। तो लेट्स अज्यूम अगर ये टोटल किसी अकाउंटिंग पीरियड में कॉस्ट आई है इस ऑयल रिफाइनरी में, सपोज 50 मिलियन, तो अब ये 50 मिलियन की जो टोटल कॉस्ट है ये किस प्रोडक्ट के लिए? अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स का रिफाइन करने का ये खर्चा है, ऐसे ही? मतलब क्या इस खर्चे में पेट्रोल का खर्चा है, डीजल एंड केरोसिन ऑयल एंड सो ऑन, ग्रीस का भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो अकाउंटिंग प्रॉब्लम अब ये है कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप शायद इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि पेट्रोल बेच के कितना प्रॉफिट हुआ है, डीजल बेच के कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो पेट्रोल बेच के कितना प्रॉफिट हुआ ये कैसे पता चलेगा आपको? उसकी सेल प्राइस लेंगे, नहीं मतलब सबसे पहले तो पेट्रोल बेचेंगे कितने पे, वो प्राइस ले रहे होंगे। फिर पेट्रोल बनाने का खर्चा कितना है, फिर डीजल बनाने का खर्चा कितना है, ये अलग अलग पता होना चाहिए। तो इस केस में प्रॉब्लम यह है कि कॉमन प्रोसेस था, एक कॉमन रॉ मटेरियल था, तो कंबाइन कॉस्ट आई है, उस कंबाइन कॉस्ट को अब हमें जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करना पड़ना है। ये 50 मिलियन की कॉस्ट किसी एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट नहीं है, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बनाने का खर्चा है। देयरफॉर हमारा अकाउंटिंग प्रॉब्लम जो है जिसे हमने रिजॉल्व करना, इस केस में फिर हम जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स पे फिर एलोकेट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट एक हेडिंग लिखा जरा, allocation of या methods of allocation of
joint cost या joint manufacturing cost to joint products। इनिशियली जब मैं ये डिस्कशन करूंगा तो मेरी इस डिस्कशन में अभी बाय प्रोडक्ट अब नहीं आएगी। इनिशियली मैं डिस्कशन करूंगा कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स पे कैसे एलोकेट करते हैं, और इंशाल्लाह फिर इस डिस्कशन के बाद अलग से डिस्कस करेंगे कि बाय प्रोडक्ट का क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। फिलहाल मैं आपसे प्लीज क्या डिस्कस करने लगा हूँ, नहीं प्लीज हेडिंग जरा ट्रांसलेट कर दें, किसकी किस में एलोकेशन का मेथड डिस्कस करने लगा हूँ। जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसे जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करने के कौन से तरीके हैं। मैंने जो अभी आपके सामने एक एग्जांपल बनाई थी, इसमें जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कितनी, नहीं जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी, 50 मिलियन की बात कर रहा हूँ। तो ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट कैसे होती है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उसमें नंबर 1, ये जरा मुबीन जरा देखना मसला तो नहीं है इसमें, हाँ? ये फिर फाइनली जरा आंसर दे देना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट जरा फाइनली बताइएगा कोई स्क्रीन शेयर और आवाज का फाइनली इशू तो नहीं है। अगर बेटा किसी का आ रहा है, मुझे लग रहा है इस वक्त आपका कुछ स्पेसिफिक आ रहा है, तो काइंडली जरा बता दें, ओवरऑल इशू तो नहीं है। The first method to allocate the joint manufacturing cost to joint product is, मेथड नंबर 1 का नाम लिखें, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स मेथड। पहला मेथड ये है कि जो आपकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है उसे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी की बेस पे एलोकेट कर दें। इसको समझने के लिए बस हेडिंग अगर आपने लिख ली है तो रुक जाइएगा, पहले मैं छोटे से एग्जांपल से जरा बात समझा दूं, बाकी फिर आप बाद में नोट कीजिएगा। हम इस अगर डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसे जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करने के कौन से वेज हैं, और व्हाट इज द फर्स्ट वे, फिजिकल क्वांटिटी को बेस बना लें, जितनी 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 जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनी है उसको बेस बना के जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एलोकेट कर दें। कैसे, गौर से देखें, मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल आपके सामने बनाता हूँ। लेट्स अज्यूम एक कॉमन प्रोसेस है। इस कॉमन प्रोसेस में जब आपने रॉ मटेरियल इन किया तो इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में, इस कॉमन प्रोसेसिंग के रिजल्ट में सपोज 3 प्रोडक्ट्स बनी ए बी एंड सी। इस कॉमन प्रोसेस में सपोज आपकी 1,20,000 की जॉइंट कॉस्ट आई। दिस 1,20,000 शुड बी सम ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओके ना प्लीज, है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अब सारा डिस्कस होना है। तो जॉइंट कॉस्ट मैंने 1,20,000 लिखा है, इट इज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का मैंने सम किया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये 3 प्रोडक्ट्स बनी, उनके नाम क्या बनाए मैंने, ए बी एंड सी। और सपोज इस ए बी एंड सी के इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 20,000, 25,000 और 15,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली बने। 1,20,000 की जॉइंट कॉस्ट आई जिससे 3 प्रोडक्ट्स बनी ए बी एंड सी और उनकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी मैंने आपके सामने लिख दी। यहाँ तक आप एग्जाम्पल का डाटा लिख लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बात इंशाल्लाह बड़ी सिंपल सी ही निकलानी है, तो बहुत इशू नहीं है। बस आप लॉजिकली काइंडली गौर से सोचिएगा और साथ साथ वर्किंग स्टार्ट होगी, वर्किंग्स कीजिएगा।
जी हो गया नोट। देन सर ऊपर जो हेडिंग लिखी है आपने मेथड की, मेथड नंबर 1 क्या था मेथड, तो बताएंगे क्या होना चाहिए। अब ये 1,20,000 कॉस्ट है बेटा, और ए बी सी रिस्पेक्टिवली हमारे पास इनके यूनिट्स अवेलेबल है। तो इन यूनिट्स को बेस बना के जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने का मतलब कुछ समझ आ जाएगा। इसका तरीका बेटा ये होता है, टेबल छोटा सा बनेगा, ये प्रोडक्ट्स के नेम ए बी सी, देन नेक्स्ट कॉलम में फिर यूनिट्स प्रोड्यूस लिख लिया करेंगे। हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ ए, 20,000, 25,000, 15,000। और अब इन यूनिट्स की बेस पर अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड है तो नेक्स्ट कॉलम में जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन कैसे कर लेनी चाहिए, कुछ हेल्प करेंगे मेरी। कितनी अमाउंट है जिसकी एलोकेशन होनी है, 120,000। यूनिट्स को बेस बना के कैसे वर्किंग कर सकता हूँ, कैलकुलेटर पकड़ें, यूनिट्स का एक सम करें। प्लीज कैलकुलेटर अलाउड है, काइंडली प्लीज। किसकी बेस पे क्या करना चाह रहा हूँ, पार्टिसिपेट कीजिएगा प्लीज। किसकी बेस पे क्या करना चाह रहा हूँ, यूनिट्स की बेस पे अगर एलोकेशन करना चाह रहा हूँ तो सिंपली आप यूनिट्स लिखें, उसका सम कर लें, और अब इन यूनिट्स का बेस बना के कैसे वर्किंग कर लें। एक वर्किंग मेरे साथ समझें, दूसरी फिर खुद से कीजिएगा। प्रोडक्ट ए को यूनिट्स की बेस पे कैसे कॉस्ट एलोकेट करें, कैलकुलेटर पे 20,000 लिखें। क्या है ये 20,000, यूनिट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय 60,000 जरा करें टोटल यूनिट्स। अभी आगे कुछ ना करें काइंडली, अभी मैंने क्या करवाया, ए के यूनिट्स ए करवाया ना यार, और मैंने क्या करवाया, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। एक सेकंड यहाँ तक इज इक्वल टू दबाएं। ये 0.33 मतलब इनटू 100 अगर करेंगे ये परसेंटेज एक बन जाएगी। मतलब इसका ये है कि ए के यूनिट्स 60,000 में तकरीबन 33% समथिंग है। तो अगर टोटल क्वांटिटी में ए के यूनिट्स 33% है तो कॉस्ट का में भी 33% शेयर प्रोडक्ट ए का होना चाहिए। तो एक प्रपोर्शन, एक परसेंटेज बन जाएगी, और उसकी बेस पे फिर आप जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं। तो बात मेरी समझ आइए प्लीज। दोबारा कैलकुलेटर पे 0 दबाएं, बताएं क्या करें। 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय, किसकी बेस पे क्या एलोकेट कर दिया है, यूनिट्स की बेस पे अगर कॉस्ट एलोकेट की तो काइंडली आंसर बताएं। व्हाट इज 40,000, सोच के बताएं। नहीं, अब फाइनली 40,000 यूनिट्स बहस से निकल गए थे, 1,20,000 के ये टोटल कॉस्ट है। उस टोटल कॉस्ट में 40,000 अब ए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 120 टोटल था, 120 ए बी सी का खर्चा, हमने यूनिट्स की बेस पे अब ए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40,000 अप्रोक्सीमेटली। सेकंड वर्किंग कैसे करूं, एक और करवा दे। 25,000 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय 120,000। 50,000 इज द नहीं, अब ज्वाइंट बेटा नहीं, अभी ज्वाइंट कॉस्ट थी 120, अब उसमें से शेयर आ रहा है। शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इज 40,000, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी इज 50,000 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन। अब ये सारी वर्किंग से लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इनिशियली मेरा ख्याल है दो लिख लें। लास्ट वन पे 15,000 डिवाइड बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 120, 30,000। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दीस फिगर्स, किसी एक को एक्सप्लेन कर लें। हाँ जी, शेयर ऑफ प्रोडक्ट ए इन, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट ए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। और मतलब इस फिगर को, इस वर्किंग का ये है कि जब 1,20,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थी एबीसी की, उसको अगर हमने क्वांटिटी की बेस पे डिवाइड किया तो फाइनली ए के 20,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 है। अलग-अलग वर्किंग हम नहीं कर सकते क्योंकि इकट्ठा खर्चा हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको फिर बेस बना के इसके फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह की वर्किंग भी हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन प्लीज। अगर अपने फिजिकल क्वांटिटी मेथड से वर्किंग करनी हुआ करेगी तो आप क्या ढूंढा करेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम ढूंढ लिया करेंगे,
नेक्स्ट कॉलम में उनके यूनिट्स प्रोड्यूस लिख लिया करेंगे, उसका सम कर लेंगे, और देन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का टोटल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की फिगर आ रही होगी 1,20,000, उसको लिख के और यूनिट्स की बेस पे एलोकेट कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? कंप्लीट कर लें प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई? जी लास्ट लाइंस ओके? एनीबॉडी लास्ट लाइन है ना कोई? देन बेटा ये टेबल जरा एक सेकंड देखें। अब प्रोडक्ट ए के सामने जो टेबल में फिगर्स है वो देखें। 20,000 क्या था? 40,000 के है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना है? नहीं 40,000 नहीं, एक यूनिट बनाने का खर्चा 40,000 नहीं है। एक कितने यूनिट्स बनाने का खर्चा 40,000 मतलब 20,000 है ना। तो अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो 40,000 डिवाइड बाय 20,000 पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए भी फाइंड आउट की जा सकती है। डेफिनेटली सिंपल सी फिगर थी शायद। सिमिलरली अगर हम बाकी वर्किंग्स भी करना चाहें, ठीक है जी प्लीज। आई होप कि कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन बेटा एक सेकंड मेथड भी है जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट करने के लिए। अच्छा ये अब डिफरेंट मेथड्स में इस वक्त डिस्कस करूंगा। एग्जामिनर आपको मेथड बताएगा, ये डिसीजन आपने नहीं लेना है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना। तो आपको मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उन्हें कैसे अप्लाई करना है, और फिर हम क्वेश्चंस में इंशाल्लाह ढूंढा करेंगे कि किस मेथड से एग्जामिनर वर्किंग मांग रहा है और अकॉर्डिंगली फिर उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड वाज फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट्स को बेस बना के आप वर्किंग कर लें। सेकंड मेथड का नाम लिख लें जरा, फिर मैंने उस नाम को भी शायद एक्सप्लेन करना। सेकंड मेथड इज सेल वैल्यू at split of point method. Sale value at split of point method. स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है ये मैं अभी खुद एक्सप्लेन करूंगा। आप स्प्लिट ऑफ के वर्ड को जरा इग्नोर करके पहले वर्ड्स पढ़े जरा, शुरू के वर्ड्स। सेल वैल्यू पॉइंट मेथड वन में क्या किया हमने? बस क्वांटिटी को बेस बनाया, जिस प्रोडक्ट की जितनी जितनी क्वांटिटी है उसको बेस बना के हमने वर्किंग कर दी। लेकिन अभी सेकंड मेथड में हम उस क्वांटिटी को पहले सेल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर देन सेल वैल्यूज की बेस पे एलोकेशन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी मैं कोई एग्जांपल लिखूं, पहले आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो है इसको भी जरा एक्सप्लेन कर लें। नेक्स्ट टाइम में लिखना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट मींस सेल वैल्यू जो लेनी है आपने वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट की लेनी है। अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट मींस अ पॉइंट where separately identifiable products emerge from the common process. Split up point is a point where separately identifiable products emerge from the common process. वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आपकी प्रोडक्ट्स सेपरेटली अलग अलग नजर आना शुरू हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नोट करके इनिशियली उस एग्जांपल में ऊपर चले जाएं जो ऊपर पेट्रोल डीजल वगैरह की हमने बनाई थी। जी सर, जो आपने लिखा जरा काइंडली जो लिख ली थी डेफिनेशन, इसको जरा पढ़ के और डायग्राम देख के जरा मुझे बताएंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहीं महसूस हो रहा?
बोर्ड पे देखें, मेरा तो ख्याल है स्प्लिट ऑफ पॉइंट ये वाला है, ये जो रॉ मटेरियल इन हो रहा है ऑयल रिफाइनरी में, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। मेरा ख्याल है ये जो पेट्रोल फर्दर प्रोसेस हो रहा है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। अगर मेरे ख्याल गलत हो फिर आप ही बता दो। ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेसिंग के रिजल्ट में जब ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल अलग-अलग होगी, जब तक ये क्रूड ऑयल है उसके अंदर पेट्रोल भी है, डीजल भी है, तो वो अभी स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं है। जब रिफाइनिंग के रिजल्ट में पेट्रोल अलग नजर आना शुरू हो जाएगा, डीजल अलग नजर आना शुरू हो जाएगा और केरोसिन ऑयल वगैरह अलग नजर आना शुरू हो जाएगा, तो वो पॉइंट कहलाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हमारी इस एग्जांपल के मुताबिक रिफाइनरी प्रोसेस से पहले स्प्लिट ऑफ पॉइंट है या बाद में? तो सॉर्ट ऑफ हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी इस डायग्राम में ये जो ऑयल रिफाइनरी के बाद की स्टेज है, ऑयल रिफाइनरी के एंड पे जो पॉइंट आया है, जब ये प्रोडक्ट्स अलग अलग हो गई हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो छोटा सा अगर लिख लें वर्ड स्प्लिट ऑफ, अपने वर्ड्स में को ट्राई करेंगे। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मींस, नहीं वो तो अंग्रेजी में हो जाएगा ना, मतलब आप कुछ वर्ड में समझ आया क्या? जब प्रोडक्ट्स इकट्ठी हैं या जब अलग अलग नजर आना शुरू हो? अगर क्रूड ऑयल है तो उसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, लेकिन वो अलग नजर नहीं भी आ रहा। द स्टेज जब ये चीजें अलग अलग आपको नजर आनी शुरू हो रही है, ये पेट्रोल है, ये डीजल है वगैरह है, तो जिस स्टेज पे ये प्रोडक्ट्स अलग अलग आइडेंटिफिएबल हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आई होप कि कुछ इनिशियली अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आगे नीचे पे अब जरा मेथड नंबर 2 का पूरा फिर जो नाम बना, ये पूरी जो हेडिंग बनी, उसकी क्या ट्रांसलेशन बनी? किस वक्त की सेल वैल्यू की बेस पे एलोकेशन करनी है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जब प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यूज हैं, उनको बेस बना के भी जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन हो सकती है। अब इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए भी पहले एक एग्जांपल बनाने, जरा एक हेडिंग लिखने एग्जांपल। आगे नीचे वापस once again a common process। इस कॉमन प्रोसेस में रॉ मटेरियल आपने इन किया और प्रोसेसिंग के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स सपोज ए, बी एंड सी प्रोड्यूस हुई और इनके यूनिट्स प्रोड्यूस थे सपोज 1000, 2000 एंड 3000, और इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द पीरियड जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई सपोज 10,000। यहां तक लिखें। RM जो मैं लिख रहा हूं बार बार, ये रॉ मटेरियल इन हुआ, प्रोसेसिंग हुई, कॉमन प्रोसेस, और कॉमन प्रोसेस में प्रोसेसिंग के रिजल्ट में ए, बी, सी 3 प्रोडक्ट्स बनी और उनके फिर मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस आपके सामने लिख दी। यहां तक लिखें, फिर सेल वैल्यू सेपरेट अप्लाई करते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स चल रहे हैं जी साहब? जी हो गया नोट? देन सपोज अगर सर जी फिजिकल क्वांटिटी मेथड हो तो क्या करते हैं? बोल दें बोल दें बोल दें बोल दें बोल दें। ए बी सी लिखेंगे, 1000, 2000, 3000 यूनिट्स लिखेंगे, इनका टोटल कर लेंगे और 10,000 रुपए की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एलोकेट कर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ कि हमें सेल वैल्यू मेथड यूज करना है, तो देन फिर हम इन यूनिट से पहले इनकी सेल वैल्यूज कैसे बनाएंगे, ये अब मैं डिस्कस करता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी वाला समझ आ गया? प्रोडक्ट्स लिखें, क्वांटिटी लिखें और उसी क्वांटिटी की बेस पे वर्किंग करते हैं। लेकिन बेटा अगर सेल वैल्यू मेथड से वर्किंग करनी है तो देन फिर शायद कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स बन जाएंगे। अब वो जो मुझे जरा वर्किंग थोड़ी सी
और कर लेते हैं, फिगर्स शायद मैंने अज्यूम करनी है। आप प्रोडक्ट्स के नाम बताएं। ए बी सी। वंस अगेन सबसे पहले यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही ढूंढेंगे। और से मेरा एक क्वेश्चन सुना जरा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ये यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने पे आती है, यूनिट्स को सेल करने के लिए आती है? इससे यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। क्या फिर जरूरी है कि जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं वो सारे सेल हो गए हो? स्टॉक्स भी बच सकते हैं। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बहस में है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के एलोकेशन की बात हो रही है। और आई होप कि अब ये इंटरचेंजेबली आपको पता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कहूँ या यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कहूँ एक ही बात है। और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहूँ या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कहूँ, हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस हो सकता है। अगर हमारे सारे प्रोडक्शन नहीं सेल हुई है, कुछ स्टॉक बच गए, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है। इस वक्त हम प्रोडक्शन क्वांटिटी की बेस पे प्रोडक्शन कॉस्ट की एलोकेशन करना सीख रहे हैं। तो हाउ मेनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? 1000, 2000 एंड 3000 जो हमने अज्यूम किए। लेकिन बेटा अगर सेल वैल्यू मेथड हो तो नेक्स्ट फिर एक और कॉलम बनेगा जिसमें आप सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढा करेंगे। सपोज अज्यूम करो, आसान आसान से फिगर, सपोज 2 rupees is the sale price per unit of product A, 3 rupees and 4 rupees respectively प्रोडक्ट B और C की सेल प्राइस पर यूनिट मैंने अज्यूम की है। डन है प्लीज? अब इन दोनों कॉलम्स की बेस पे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? सेल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? जरा कोई एक वर्किंग बोल दे। 1000 multiplied by 2 is equal to what is 2000? Sale value of production of A. Sale value of production of A. 6000 sale value of production of B and 12,000 is the sale value of the production of C. अच्छा, एक चीज थोड़ी सी मैंने और अज्यूम की है, वो मैं जरा बता दूं। मैंने प्रोडक्ट ए बी सी लिखी हैं और उनके सामने यूनिट्स लिखे हैं। क्या समटाइम्स ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट्स को सेल करने से पहले उन्हें फर्दर प्रोसेस किया जा रहा हो? जैसे ऊपर वाली डायग्राम में देखें आप, जो ऊपर फर्स्ट एग्जांपल आपने बनाई थी, क्या ये हो सकता है कि आप पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हो? लेकिन इस वक्त मैंने ये अज्यूम किया है कि प्रोडक्ट्स जैसे ही सेपरेटली आइडेंटिफेबल हुई हैं, उन्हें साथ ही 2, 3 एंड 4 रुपीज पे बेचा जा सकता है। लेकिन अगर सेपरेट पॉइंट पे नहीं बेचा जा सकता है, तो फिर इंशाल्लाह क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे। आई एम अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी आर सोल्ड कैन बी सोल्ड एट सेपरेट पॉइंट। मीन्स टू से ये जो मैंने 2, 3, 4 लिखा है, किस स्टेज की सेल प्राइस बताइए आपको। मेथड असल में क्या था हमारा? सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ। मैंने क्या अज्यूम किया कि जो प्रोडक्ट्स बनी है ए बी सी, उन्हें एज इट इज इसी स्टेज पे अगर हम चाहें तो 2, 3 एंड 4 रुपीज रिस्पेक्टिवली पर यूनिट पे बेचा जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी में और सेल वाली मेथड में क्या डिफरेंस आया? फिर अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता तो बस क्वांटिटी लिखते और उसी की बेस पे एलोकेशन कर देते हैं। लेकिन अगर सेल वैल्यू मेथड है तो पहले यूनिट से आपने सेल वैल्यूज तक पहुंचना है, और देन बेटा वही काम है, अब आप सेल वैल्यूज को प्लस कर लेंगे रादर देन के यूनिट्स की बेस पे एलोकेशन करें। अब आप सेल वैल्यूज का टोटल कर लेंगे और सेल वैल्यूज के टोटल की बेस पे अपनी जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। बता देंगे जॉइंट कॉस्ट कितनी नजर आ रही है। जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। तो इसी जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए आप सेल वैल्यूज की बेस भी बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक कुछ क्लियर हो गया है। कॉलम्स बना लें फिर वर्किंग करवाइएगा। ये डाटा तो बड़ा क्वेश्चन में गिवन होगा ना, ये सेल वैल्यूज वगैरह डाटा हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ।
जी, जो लोग लिख लेंगे एलोकेशन कर सकते हैं, करें जरा। किस कॉलम का टोटल कर लेंगे? सेल वैल्यूज का टोटल कर लेंगे। नहीं तो 20,000 ये हो गया, बाकी शायद वही है, तरीका वही है जो शायद पहले आप कर रहा था, लेकिन रादर देन क्वांटिटीज को बेस बनाया जाए, अब आप सेल वैल्यूज को बेस बना रहे हैं। 2000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 1000। चलते जाए। किसको बेस बनाने की बजाय यहाँ किसे बेस बनाया हुआ है? क्वांटिटीज को बेस बनाने की बजाय सेल वैल्यूज को बेस भी बनाया जा सकता है। थ्री थाउजेंड एंड 6,000। एक आध वर्किंग प्लीज रूल लिख लीजिएगा, सारी चाहे ना लिखें। अब क्या है ये 1000, 3000, 6,000 है, ये वही शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट और प्रोडक्ट ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। इन अदर वर्ड्स, हमारी इस वर्किंग के मुताबिक 10,000 रुपए में से 1000 रुपीज ए को बनाने का खर्चा, 3000 रुपीज बी की क्वांटिटी को एंड 6,000 रुपीज सी की क्वांटिटी को बनाने का खर्चा है। एनी कंफ्यूजन है? तो कितने मेथड हो गए सर यहाँ तक? कौन कौन सा हो गया है? लेकिन बेटा अभी मेथड नंबर 2 ही की डिस्कशन जारी है। सेल वैल्यू सेपरेट अप पॉइंट में समटाइम्स कुछ और वेरिएशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट तरह एक छोटा सा पैराग्राफ पहले अगर मुझे लिख लेने दें, या मैं वैसे बता देता हूँ। इस फर्स्ट एग्जांपल में, चले लिखने से पहले मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। इस फर्स्ट एग्जांपल में मैंने अज्यूम किया है कि प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट स्प्लिट आउट, कि प्रोडक्ट्स जैसे ही अलग अलग हुई हैं दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट स्प्लिट अप पॉइंट पे सेलेबल ही नहीं है और आप उन्हें फर्दर प्रोसेस करने के बाद मार्केट में सेल करते हैं, तो देन फिर सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट मेथड कैसे अप्लाई होगा, अब ये हम डिस्कस करते हैं। पहले मैंने क्या अज्यूम किया? प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट स्प्लिट अप। स्प्लिट अप पॉइंट क्या होता है वैसे, अपने वर्ड से बताना। जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स आपकी अलग अलग हुई हैं, उस पॉइंट पे एज इट इज ये मार्केट में नहीं बिकती हैं। आपको पहले इन्हें फर्दर रिफाइन करना पड़ता है, सपोज पैक वगैरह करना पड़ता है, फर्दर खर्चा करना पड़ता है, और फिर ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होती हैं। तो देयर मे बी अ सिनेरियो वेयर द प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट स्प्लिट आउट। तो अगर ये सिनेरियो आ जाए तो उस केस में फिर इस मेथड को कैसे अडॉप्ट करेंगे? अब आइए जरा मेरे साथ एक छोटा सा पहले पैराग्राफ लिखें। समटाइम्स products are not sellable at split up point, rather they are to be further processed before being sold जो बात करने लगा हूं वो समझ आ रहा? क्या डिफरेंस क्रिएट करने लगा हूं? स्प्लिट अप पॉइंट पे अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो ओके है, बहस खत्म हो गई है। लेकिन अगर स्प्लिट अप पॉइंट पे प्रोडक्ट्स बिक ही नहीं रही और फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है और मेथड हमारा है सेल वैल्यू एट स्प्लिट आउट, तो फिर ये कैसे अप्लाई होगा? बस यहां तक लिख के जरा रुकना आपने। नोट कर लिया बात? एग्जाम्पल सुने पहले और देखें गौर से।
लेट्स से मेरा एक कॉमन प्रोसेस है, इस कॉमन प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट्स, अच्छा क्या प्रोडक्ट्स के नाम हमेशा एबीसी ही होते हैं? ओके, इधर कम से कम गेम ना चली जाए। तो लेट्स अज्यूम द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एबीसी, साथ साथ अभी ना बनाए, मैंने जरा एक्सप्लेन करने से। जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई है सपोज 13,200। प्रोडक्ट ए बी सी के जो यूनिट्स बने हैं कंसंट्रेशन ऑफ एल्ixir, उनको हम तभी सेल कर सकते हैं अगर उन्हें फर्दर प्रोसेस किया जाए। अच्छा, इनिशियली अब मैं जो एग्जांपल बना रहा हूँ इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑल द 3 प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड आफ्टर बीइंग फर्दर प्रोसेस्ड। लेकिन क्या फिर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कोई एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल है और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फर्दर प्रोसेस होकर सेल हो रही हैं, जिस तरह मैंने ऊपर पेट्रोल से हाई ऑक्टेन की एग्जांपल दी है। मैंने पहली एग्जांपल में ये अज्यूम किया ऑल प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट। सेकंड एग्जांपल में अज्यूम करूंगा ऑल प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट, रादर इन्हें फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाता है। फिर ऑब्वियसली एक लास्ट सिनेरियो ये भी हो सकता है कि सम प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट एंड सम प्रोडक्ट्स आर टू बी फर्दर प्रोसेस बिफोर बीइंग सोल्ड इनटू द मार्केट। तो जो तीसरा सिनेरियो इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करता हूं। तो लेट्स अज्यूम फर्दर जॉइंट प्रोसेस में 13,200 की कॉस्ट आई, 3 प्रोडक्ट्स बनी ए बी और सी, इनको लेकिन बेचने के लिए हमें सपोज फर्दर प्रोसेसिंग करनी है और फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी है वो सपोज हम 2,000 रुपीज, बी की सपोज 6,000 एंड सी की सपोज 12,000 रुपीज पे सेल कर सकते हैं। मैंने इस वक्त अब क्वांटिटीज नहीं लिखी हैं, मैंने क्या लिखा आपके सामने, मैंने क्या लिखा है सर आपके, ये मैंने फाइनल सेल वैल्यूज लिखी हैं। फाइनल सेल वैल्यू का यहाँ मेरा मतलब क्या होगा, फाइनल सेल वैल्यू का मेरा मीनिंग प्लीज क्या होगा, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आई एम अज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स आर not sellable at supply top. These products are suppose not sellable at split of point. ये split of point क्या होता है? तो इस प्रोसेस के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स अलग-अलग हो गई थी, बाद में क्या करना पड़ा इनका, फर्दर प्रोसेस, जो मैंने नेक्स्ट एरो लगाया फर्दर प्रोसेस करना पड़ा। फिर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ए की जितनी भी क्वांटिटी सपोज बनी वो क्वांटिटी 2,000 रुपीज की सेल हो रही है, बी की 6,000 एंड सपोज सी की 12,000 रुपीज। अब लेट्स से एक आखिरी चीज, फर्दर प्रोसेसिंग पे फिर कॉस्ट इंकर हो सकती है, फर्दर प्रोसेसिंग पे कोई कॉस्ट इंकर हो सकती है। फर्दर प्रोसेसिंग किसी और डिपार्टमेंट में अगर आप कर रहे होंगे तो वहां पे भी कुछ मटेरियल, समटाइम्स भी लेबर ओवरहेड्स वगैरह लगेंगे, वहां भी एम्प्लॉइज होंगे, तो वहां भी कॉस्ट इंकर हो सकती है। तो सपोज ए को फर्दर प्रोसेस करने का खर्चा हुआ है 500, बी को हुआ है सपोज 1,000 एंड सी का सपोज हुआ है 2,000 रुपीज। ये 500, 1,000 और 2,000 मैंने क्या लिखा, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है और इस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के इंकर होने के बाद फाइनली एक फाइनल सेल प्राइसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। कुछ अब मेरी एग्जांपल समझ आ गई, आप जरा काइंडली नोट करें। ये मुबीन जरा फैन जरा हल्के चला लो, मेरा फैन जरा चला लो। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको जरा मेरी एग्जांपल का डाटा समझ आ गया? थोड़ा स्लो कर दो चाहे, लेकिन चला दो जरा। कोई नहीं यार, इंसान है, गलती हो सकती है। दानियाल इतना इतना कॉन्शियसली क्यों देख रहा है, थोड़ा स्लो कर दे।
सर अपने सामने एसी चलाया, मेरे सामने ना पंखा है ना एसी, यार खुदा का नाम नहीं यार। मैं इधर आ जाऊं, इससे बेहतर ऑप्शन क्या होगी? ये बंद ही है सर, ये क्लास के जो पंखे हैं ना, ये चलते जब है तब बंद होते हैं। ये चल गया, और से देखें तो सही है, क्या होगी ये कॉस पढ़ते पढ़ते क्या हो गया अपने? कोई नहीं, माशाल्लाह नौजवान लोग हैं यार, क्या होगी? कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं अभी ऐसी एग्जांपल एक बनाता हूँ कि आपको महसूस ही नहीं होना कि हो क्या रहा है, या पहले ही नहीं पता चला। थोड़ी देर चल लेना, फिर मैं करवा देता हूँ बंद। खुला खुला प्लीज जरा बनाइएगा, आपको भी बाद में नजर आए। ये फाइनल सेल वैल्यूज जो मैंने लिखी है, मेरे पास जरा स्पेस कम थी इसलिए मैंने डाटा थोड़ा कम किया है। ये फाइनल सेल वैल्यूज कैसे बनी होंगी? नहीं, फाइनल सेल वैल्यूज की अमाउंट कैसे बनी? ये क्वांटिटी इनटू रेट ही हुआ होगा, लेकिन वो क्वांटिटी और रेट लिखने की बजाय मैंने जरा मल्टीप्लाई कर दी। क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस पर यूनिट ही हुआ होगा ना सेल वैल्यू। मेरी तरफ जरा देख के बताएं, सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सेल की अमाउंट यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। तो वो जरा स्पेस जरा कुछ कम हो रही थी, इसलिए मैंने उसको रेट और क्वांटिटी बताने के लिए आपको अमाउंट बता दी। जी सर, हिस्टोरिकल डाटा भी बेटा अपने पास होता है, तो नहीं सेल प्राइस पर यूनिट अंदाजा तो होता है। इसके और भी बड़े तरीके होते हैं, वो इंशाल्लाह फिर मैं, पिछले सालों में भी तो ये काम हो गया होगा, अगर पिछले सालों में नहीं हुआ तो किसी और ने किया होगा। बेचेंगे तो सही है, अंदाजा उसका अंदाजा होता है। देखिए ये जो आपका टोटल खर्चा है ना 13,200, इसको बस एलोकेट ही करना रह गया, इतना में अंदाजा है कि टोटल कॉस्ट ही है। हाँ, कौन सी प्रोडक्ट कितने में बिकती है ये तो उसका तो मार्केट से भी पता चल जाता है, तो कंपेटिटर बेच रहा होगा, और अगर हमारी प्रोडक्ट उससे हल्की है, उससे बेहतर क्वालिटी की है, तो थोड़ा सा मुझसे ज्यादा ये कम पे बेच रहे होंगे। हाँ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का तभी पता चलेगा अगर हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। और कॉस्ट कैलकुलेट करने में मसला ये है कि इन प्रोडक्ट्स को हमने अलग अलग प्रोसेस नहीं किया, इन्हें इकट्ठा प्रोसेस किया हुआ है, तो उसमें अब इन तीनों की कॉस्ट है, तो देयर फॉर हमें शायद एलोकेशन करनी पड़े। जी, एनी अदर कंफ्यूजन जी? एग्जाम्पल का जरा डेटा में रिपीट कर रहा हूँ जी। कॉमन प्रोसेस से कौन सी प्रोडक्ट्स इमर्ज हुई हैं, मतलब रिपीट कर रहा हूँ और आपसे पूछ भी रहा हूँ, प्रोडक्ट्स के नाम क्या है सर? ए बी सी तीनों, लेकिन फर्दर प्रोसेस होने के बाद ही सपोज सेल हो रही। फर्दर प्रोसेसिंग में इनकी 500, 1000 और 2000 रुपीज की कॉस्ट इंकर हुई है, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग देन इन प्रोडक्ट्स को अगर बेचा जाए तो इनकी फाइनल सेल वैल्यूज का हमें पता चल गया। अब बेटा हमारे मेथड का नाम इस वक्त है सेल वैल्यू, अब वही मेथड चल रहा है जी अभी। कौन सा मेथड है? सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट। अब एट स्प्लिट अप पॉइंट सेल वैल्यूज आपने लेनी है और उसकी बेस पे एलोकेशन करनी है। अब इस केस में प्रॉब्लम अब ये हुआ है कि ये जो 2000, 6000 और 12000 रुपीज है, ये स्प्लिट अप पॉइंट की सेल वैल्यूज नहीं है, ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मींस अल्टीमेट ये फाइनल सेल वैल्यूज है। ठीक है प्लीज? तो अब हमने जब सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट मेथड यूज करना है तो हमें शायद कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट स्प्लिट अप पॉइंट तो देन कोई इशू नहीं है, आप उस वक्त की सेल वैल्यूज बनाएं और उनकी बेस पे एलोकेशन कर दें। लेकिन अगर प्रोडक्ट स्प्लिट अप पॉइंट पे सेलेबल नहीं है तो फिर देन आपको शायद एक रिवर्स वर्किंग करके एक अज्यूम्ड सॉर्ट ऑफ सेल वैल्यूज एट स्प्लिट अप निकालनी पड़ेंगी। यहाँ स्प्लिट अप पॉइंट है कहाँ? ये तो सबको पता ना, ये स्प्लिट पॉइंट सॉर्ट ऑफ ये है, यहाँ जो मैंने सर्कल बनाया नहीं बराबर, अब नजर आया ना, यही है, वो तो फर्दर प्रोसेसिंग है ना। तो अब ये जो सेल वैल्यूज है फाइनल सेल वैल्यूज, ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की है, और हमें फाइनल सेल वैल्यूज से एक रिवर्स वर्किंग करके
assumed sort of sale values at split of point आइडेंटिफाई करनी है। मैंने बीच में डिस्कस करते हुए बोलते हुए आपके सामने एक वर्ड बोला assumed sale values। ये assumed sale values वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल नहीं है। अगर सेलेबल होती तो हम वही फिगर फाइंड आउट करते और अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लेते। अब हमने अप्रोक्सीमेटली ये ढूंढना है कि अगर ये प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेसिंग से पहले सेल हो रही होती तो अप्रोक्सीमेटली कितने रुपए पे ये मार्केट में सेल हो रही होती। ये काम हमें कब नहीं करना पड़ेगा जो इस वक्त कर रहा हूं। बट इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट अ सेपरेट पॉइंट तो देन फिर हमें फाइनल सेल वैल्यू से रिवर्स वर्किंग करते हुए स्प्लिट ऑफ पॉइंट की एक अज्यूम सेल वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। आई होप जिन्होंने मेरे वर्ड सुने आप कुछ हेल्प मेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए की फाइनल सेल वैल्यू क्या है? 2000। क्या इसके रास्ते में इसको बेचने से पहले तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर हुई है? तो क्या वापस आते हुए कोई एडजस्टमेंट कर सकता हूं? फाइनल सेल वैल्यू प्लस या माइनस? तो फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारे पास है अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट आ जाएगी। अज्यूम्ड सेल वैल्यू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम बेच नहीं रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली हम शायद इतने पे बेचते एट सेपरेट पॉइंट। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और अज्यूम्ड सेल वैल्यूज एट सेपरेट पॉइंट आपके पास आ जाएंगी। उसको फिर बेस बना के हम अपनी जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन कर लेंगे। आई होप को कुछ क्लियर हो गया है। हाँ इधर एक टेबल बनवाया, एलोकेशन टेबल। ये प्रोडक्ट्स के नाम लिख लें। ABC। नेक्स्ट कॉलम में अब जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेक्स्ट कॉलम में उसकी वजह से फाइनल सेल वैल्यू। फाइनल सेल वैल्यू अगर कभी गिवन ना हो तो बना सकते हैं आप। सोचें कैसे? नहीं फाइनल सेल वैल्यू करो, फाइनल यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट्स ही सेल वैल्यू है। अगर हमें पता चल गया कि ये सेपरेट ऑफ के बजाय फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में बिक रही है तो इवन देन हम यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट से सेल वैल्यू निकाल लेंगे जो इस वक्त मैंने आपको बताई। ये कितनी फिगर्स है जी? कितनी अमाउंट्स है? डाटा लिखा हुआ है यार, 2000, 6000 एंड 12,000। क्या यहीं से टोटल करके एलोकेशन कर दूं? अब नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। नहीं बेटा थोड़ा सा प्रेजेंट कर लो। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए की 500, 1000 एंड 2000। प्लीज जो डाटा एग्जांपल में ऊपर मैंने लिखा था वही प्लेस कर रहा हूं। जी नेक्स्ट कॉलम में हेडिंग बन जाएगी हाँ जी अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ। ये दोबारा मेरी सजेशन है, जरा डायग्राम जो ऊपर हमने बनाई थी एग्जांपल वाली उसको जरा देख लें। अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, रिवर्स वर्किंग हो रही है या ऑनवर्ड्स जा रहे हैं? फाइनल से वापस आ रहे हैं तो क्या करें? प्लस या माइनस? 2000 एक वर्किंग लिखना जरा माइनस 500 इज इक्वल टू approximately 1500। next one 5000 and last one 10,000। तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड में हमने स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज ढूंढनी है। अगर प्रोडक्ट्स उसी स्टेज पे सेलेबल है तो वेल एंड गुड ढूंढ लें, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस होने के बाद सेल हो रही हैं तो फिर उन ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए अज्यूम्ड सेल वैल्यू की हम वर्किंग किया करेंगे बाय डिडक्टिंग द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फ्रॉम द फाइनल सेल वैल्यू। मेरे वर्ड से कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज हो रही है? एवरी अदर थिंग बेटा रिमेन सेम। अब यहाँ से आप टोटल कर लें और इस टोटल की बेस पे
मुझे जरा बता दें किस अमाउंट को एलोकेट करना है। हाँ ये क्लियर रखिएगा जरा, एलोकेशन किस अमाउंट की करनी है। ये जो भी है, जो भी डिस्कस हो रहा है, ये किसके लिए डिस्कस हो रहा है? ज्वाइंट कॉस्ट के एलोकेशन के लिए डिस्कस हो रहा है। तो व्हाट वाज ज्वाइंट कॉस्ट? 13,200। ये करें जी टेबल कंप्लीट। सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन होगी क्वेश्चन में? बेटा हुसैन साहब क्यों परेशान हो गए? इंशाल्लाह सवाल पूरा होगा और सवाल ऐसा ऐसा होगा कि आप एंजॉय करेंगे। हमने अपना आंसर बनाना होगा, हमने कोई फिगर अज्यूम नहीं करनी होगी, फिगर्स इंशाल्लाह होंगी, फिगर्स को ढूंढना हमारा काम हो। तो आप परेशान ना हो, सवालों में क्या होगा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हमेशा की तरह अकाउंटिंग आपको बताइए सिंपल सी है। एनी कंसेप्चुअल इश्यू सर? टोटल बताएं जी अज्यूम सेल वैल्यूज का। 16,500। जी कोई एक बता दें वर्किंग कैसे करूं? 1500 डिवाइडेड बाय 16,500 मल्टीप्लाइड बाय 13,200। जी 1200, 4,000 एंड 8,000। 12,000, 4,000, 8,000 का नाम बताएं। अच्छा ये ठीक है जो आप बोल रहे हैं, होपफुली शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट ए बी एंड सी, लेकिन शायद शॉर्ट वर्ड्स में इट इज 1200 इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए। सोचें जरा एक मिनट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए 4,000 इज 13,200 के 13,200 के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एबीसी की। तो हमने आप इस वर्किंग में से क्या किए, हमने उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ए बी और सी में डिवाइड कर दिया। तो सिंपली इट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, और टोटल कॉस्ट का ये शेयर है जो एबीसी में जा रहा है। ठीक है जी प्लीज, एनी कंफ्यूजन? अच्छा यहाँ जरा अपने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी जरा और बनाना, तो अगर ये इससे आगे जगह ना हो तो इंशाल्लाह नीचे बन जाएगा, लेकिन पहले मुझे बना लेने दें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या अब इस वर्किंग से, इस डेटा से आप मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ए बी एंड सी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ गौर से सुने, पहले लिखने की जल्दी ना किया करें। एक सेकंड अपनी डायग्राम देखो ऊपर। ये बेटा जो अभी आपने फिगर सॉल्व की है अपने पास 1200, 4,000 एंड 8,000, ये तो एबीसी का शेयर है इस 13,200 में। 13,200 रुपीज एलोकेट में एबीसी, कंसिडरेट प्लीज। लेकिन ये जो 500 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है, कहाँ? फर्दर प्रोसेसिंग के नीचे। नहीं इसे भी एलोकेट करने की जरूरत है? नहीं बेटा ये तो पहले डिवाइडेड है। ये तो 500 सिर्फ किसका खर्चा है? सिर्फ ए को फर्दर प्रोसेस करने का, बी को एंड सी को, ये तो अलग अलग खर्चे हैं। 13,200 रुपीज को एलोकेट करना पड़ा, लेकिन ये तो डिवाइडेड ऑलरेडी खर्चे इनके रिस्पेक्टिवली अपने अपने हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए को बनाने की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, तो क्या सिर्फ 1200 ही है? तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शुड बी सम ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्लस या माइनस? 13,200 में 1,200 शेयर मिला ए को जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, और देन प्लस 500 अगर आप करेंगे तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए आ जाएगी। एक जरा और काइंडली जरा बोल दें बी के लिए क्या करूं? 4,000 इज शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्लस 1,000, तो इससे हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बी, और इसी तरह फिर सी की फिगर भी आ जाएगी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हुए अगर फर्दर प्रोसेसिंग भी इन्वॉल्व है तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करके हम फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई एक वर्किंग लिखवा दें, बाकी फिर आप इंडिविजुअली प्लस कीजिएगा। बताएं जरा एक ही वर्किंग कैसे करो? और बोल दे यार, प्लीज बोल दे यार। 1,200 क्या है, बोल दे नाम इसका। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो 1,700
is the total manufacturing cost of A in this data. Okay please, आप भी मेरे ख्याल नेक्स्ट लाइन में ही नेक्स्ट पेज यूज करें आगे और दोबारा प्रोडक्ट्स के नाम लिख के टोटल मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट इकट्ठी कर लें। ना करें बेटा प्लीज। अगर फर्दर प्रोसेसिंग ना हो रही हो किसी प्रोडक्ट की तो उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व है तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर? 4000 प्लस 1000 5000 8000 plus 2000 is equal to 10,000. Any confusion, sir? Any problem anywhere, dear listeners? अच्छा अभी थोड़ी देर पहले आपसे बुक्स कुछ साथ डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है जरा मुझे बता दें, शायद मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन करने का टाइम बच जाना, मैं फिर पेज जरा कॉपी करवा लूँ। तो जिन हजरात के पास अभी बुक नहीं ना मिल रहा है, सॉरी है, ये मुबीन जरा कॉपी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो कॉपी जरा देख लो, ये तो कोई भी नहीं मान रहा कि बुक इनके पास नहीं, बस वो एक ये कॉस्ट की बुक की बात कर रहा हूँ, ये अपनी ली तो थी अभी, दो तो नहीं आ रहा था। नहीं अभी ये रहना तो ये कम है, ये फिर कॉपी पूरी करवाऊंगा, ये तकरीबन सबके पास नहीं है। आप बेफिक्र नहीं, ये पेज वैसे आपको दे दूंगा, मैंने पूछा था कि बुक है वैसे, ये पेज भी आप ही का है, वो ले लीजिएगा। ली फिर किसने है? चले इस नोट कर लिए, नोट कर लिए सर जी। सेल वैल्यू सेपरेट अप मेथड में दो सिनेरियोज हो गए। इफ द प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट अप पॉइंट, नो प्रॉब्लम, उस सेपरेट अप पॉइंट की सेल वैल्यूज बना लें और वर्किंग कंप्लीट कर लें। सेकंड इज इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर not sellable but are sellable after further processing, then assumed sale values बना के allocation procedure complete कर लें। लेकिन बेटा एक एग्जांपल, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, एक और एग्जांपल बनाएगा, और ये जो अब मैं बना रहा हूँ ये शायद आप मुझे वैसे खुद से भी अब सॉल्व करवा सकते हैं। कंप्लीट साइलेंस प्लीज यार। वंस अगेन सपोज कॉमन प्रोसेस ABC, 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट A and C are sellable at split off point, and suppose only product B is sold after further processing. फिगर्स अब मैं अज्यूम नहीं कर रहा, यहां से प्रिंसिपली क्या होना है बस वो डिसाइड कर लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह फिगर्स क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्या सिनेरियो बनाया जी मैंने? हाउ मेनी जॉइंट प्रोडक्ट्स ABC, A and C सपोज आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट और B को आपको फर्दर प्रोसेस करके बेचना पड़ता है। अब अगर मेथड हो जाए सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट तो अब आप क्या करेंगे? A और C की आपको सेपरेट पॉइंट की सेल वैल्यूज मिल जाएंगी तो उसको बेटा एज इट इज ले लेंगे, लेकिन B की सेल वैल्यू आपको फाइनल सेल वैल्यू से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके निकालनी पड़ेगी। इट मींस इस सिनेरियो में जो प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल हैं उनकी सेल वैल्यूज एज इट इज ले लें, और जब प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल हो रही हैं उनके लिए फिर अज्यूम्ड सेल वैल्यूज की वर्किंग कर लें, और एवरी अदर थिंग रिमेन सेम का मतलब उन फिगर्स को फिर प्लस करके उनकी बेस पे एलोकेशन कर लें। बात समझ आ रही है कि प्लीज? नंबर 1 सिनेरियो था कोई भी प्रोडक्ट सेपरेट कोई भी प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं हो रही, उस केस में क्या करेंगे? सेपरेट पॉइंट की सेल वैल्यूज ले जाएंगे। अगर सारी प्रोसेस हो रही हैं अज्यूम सेल वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर कुछ हो रही हैं, कुछ फर्दर प्रोसेस हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही,
तो जो नहीं हो रही से फर्दर प्रोसेस, उनकी सेल वैल्यूज एज इट इज ले लें, और जो फर्दर प्रोसेस हो रही हैं उनके लिए अज्यूम्ड सेल वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इसके नीचे बस मेरे ख्याल एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। इफ सम प्रोडक्ट्स आर sellable at supply of point and others are not, then calculate sale value at split of point then calculate sale value at split of point for those products which are saleable at split of while for others calculate assumed sale value at split of point। लिख के पढ़ लीजिएगा, कोई इश्यू तो नहीं प्लीज। क्या कहना चाहते हैं? क्लियर हो गया प्लीज, क्या कहना चाहते हैं? किसके लिए क्या, किसके लिए क्या? बोल दे बोल दे बोल दे, कोई एक तो बोल दे, कोई एक तो हो जाए, एक तो हो जाए, कोई एक तो हो जाए, सबकी तरफ से हो जाएगा। बोल दे, अपने आप को सुना ले। सप्लाइड पॉइंट पे जो सेलेबल हैं उनके लिए उसी वक्त की सेल वैल्यू निकाल लें, और अगर नहीं है तो अज्यूम सेल वैल्यूज की वर्किंग करें। जो मैंने बोला वही मैंने लिखा है। देन बेटा इसके जो मेथड्स ऑफ एलोकेशन है वो हैं तो 3, लेकिन जो थर्ड मेथड है वो इस सेकंड मेथड ही की छोटी सी वेरिएशन है, तो उसको इंशाल्लाह फिर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। 2 ही मेन मेथड्स हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी मेथड है और एक सेल वैल्यू मेथड है। फिर सेल वैल्यू मेथड्स में डिफरेंट सिनेरियोज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो जो थर्ड मेथड है इंशाल्लाह उसकी फिर जब जरूरत पड़ेगी तब डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लिखें, छोटी सी और डिस्कशन कर लें, फिर क्वेश्चन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट। एक मिनट रख लो। मैंने अभी आपके सामने जो मेथड्स डिस्कस किए हैं वो जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करने के मेथड्स डिस्कस किए हैं। मैंने इस इनिशियल ऊपर वाली डिस्कशन में बाय प्रोडक्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं किया था। हेडिंग ढूंढे जो मैंने पॉइंट 1 के ऊपर लिखवाई थी आपको, मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो इनिशियली हमने डिस्कशन की है जॉइंट प्रोडक्ट्स की। अब मैं डिस्कशन करने लगा हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या होता है। पहले आप मुझे ये बता दें बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअली? सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम अगर कोई हो तो उसे फिर बाय प्रोडक्ट बोला जाता है। सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम हो तो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। अब पहले जरा मेरे से बात शायद कॉन्सेप्ट ही सारी सुन लें, बाद में फिर अभी मैं लिखता हूँ। सबसे पहले बेटा जो चीज आप निज़ेम में रखनी वो ये है कि कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। जस्ट अ मिनट, लेट्स अज्यूम एक कॉमन प्रोसेस है। इस कॉमन प्रोसेस में 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं।
ABC सपोज, और इस जॉइंट प्रोसेस में सपोज एक प्रोडक्ट Z बनी है और ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम होने की वजह से सपोज एक बाय प्रोडक्ट है। इस कॉमन प्रोसेस में जो जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई है वो लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपीस इंकर हुई। जॉइंट कॉस्ट सपोज 1 लाख, और इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स बनी और सपोज एक प्रोडक्ट Z बाय प्रोडक्ट बन गई। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने इस सेंटेंस से बोला कि जॉइंट कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्योंकि इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम है, इनसिग्निफिकेंट सी आइटम है, तो इस पे कॉस्ट एलोकेट करके हम अकाउंटेंट्स अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। मैंने जो वर्ड्स बोले हैं उनको प्लीज गौर से सुने। मैंने कहा है कॉस्ट एलोकेट नहीं करते। क्या मैं ये कह रहा हूं कि इस पे कॉस्ट इंकर नहीं हुई? इसको बनाने में भी कॉस्ट इंकर हुई, लेकिन क्योंकि ये इममटेरियल सी चीज है तो इममटेरियल सी कॉस्ट इंकर हुई होगी। तो इसे कॉस्ट एलोकेट करने की बजाय इस सिनेरियो में सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 1 लाख की कॉस्ट है ये सिंपली बस A, B और C में एलोकेट कर देंगे, आइदर बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी मेथड और बाय यूजिंग सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट। तो बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनसिग्निफिकेंट सी आइटम है तो टाइम वेस्टिंग है। आप अकाउंटेंट्स का टाइम बड़ा कीमती है, आप हमेशा अपना टाइम मटेरियल चीजों पे लगाते हैं, मीन सिग्निफिकेंट चीजों पे लगाते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। और इस सिनेरियो में इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 लाख का खर्चा है इसमें जो थोड़ी बहुत कॉस्ट है भी इस प्रोडक्ट की, बाय प्रोडक्ट की, वो भी बस किस में एलोकेट हो जाएगी? जॉइंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट हो जाएगी, और वो मेथड कैन फिजिकल क्वांटिटी और द सेल वैल्यू मेथड एज इट इज, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। यहाँ तक प्लीज क्लियर है? लेकिन देन बड़ा इसमें एक छोटी सी वेरिएशन ये हो सकती है कि कॉस्ट से एलोकेट नहीं होनी, किसे? जी को मींस बाय प्रोडक्ट को। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इस बाय प्रोडक्ट की कोई रिकवरी वैल्यू, इसको बाय प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के कुछ कमाया जा सकता हो? अगर तो इसका भी आंसर है कि नहीं कमाया जा सकता, तो फिर तो इसका मतलब हमने इस बाय प्रोडक्ट को बस फेंक देना है, कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं और रिकवरी वैल्यू है नहीं, तो इन दिस केस तो फिर बाय प्रोडक्ट कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है, किसकी रिकवरी वैल्यू? तो बस फिर उसका ट्रीटमेंट रह जाएगा कि जो वो इसको बेच के जो कैश आना है वो तो हम अकाउंटेंट्स को फिर रिकॉर्ड करना है। तो उस कैश का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वो पॉसिबल है कि अगर इसे बेच के कुछ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। यहाँ तक डायग्राम बना लें तो जो मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा साथ साथ लिखते भी जाए। इधर क्या बाय प्रोडक्ट पे कॉस्ट इंकर नहीं होती? लेकिन वो कंपैरेटिवली इनसिग्निफिकेंट सी होगी, इसलिए आप उसे बाय प्रोडक्ट पे एलोकेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। इस डायग्राम के नीचे एक सेंटेंस लिखें, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। बेटा ना करो यार प्लीज, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, इस सिनेरियो में अगर फॉर एग्जांपल हमने एलोकेशन टेबल बनाना हो, एलोकेशन टेबल बनाना हो तो बताएंगे उसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से लिखूंगा? ए बी सी जी, बस ए बी एंड सी। और अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड है क्वांटिटीज की बेस पे लाख रुपए एलोकेट हो जाएगा, और अगर सेल वैल्यू है तो इन प्रोडक्ट्स की एबीसी की बस बहस है, एबीसी की सेल वैल्यूज निकाल के उस पे लाख रुपए एलोकेट कर देंगे। तो कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू
बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, if however it has some recovery value, then if it has some recovery value का मतलब बेच के कुछ मिल सकता है, सेल प्रोसीड्स, रिकवरी वैल्यू, then it would be treated as follows. कॉस्ट एलोकेट नहीं होगी और अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है तो बस उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो भी एज फॉलोस करते हैं। कैश आएगा जाएगा, तो एज फॉलोज में नंबर 1 नहीं, एक हेडिंग बना लो, ट्रीट द रिकवरी वैल्यू एज अदर इनकम। मीन्स ये जो बाय प्रोडक्ट को बेच के पैसे मिलेंगे, इसका फर्स्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है कि इसे अदर इनकम बना लें। किस एंट्री की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाह रहा हूं, कैश या रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम। किस चीज का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, बाय प्रोडक्ट को बेच के जो पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल गए हैं, ये जो मिलने हैं, अगर बेच दिया तो एक्रूअल बेसिस पे मिल गए हैं या मिलने हैं, कैश रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। किसको इग्नोर कर दें और बस किसको क्या कर लें, मेथड नंबर 1 में कॉस्ट को इग्नोर कर दें और जो रिकवरी वैल्यू से मेथड नंबर 1 में अदर इनकम ट्रीट कर लें। बात क्लियर होगी प्लीज? एनी कंफ्यूजन? ओके सर, ठीक है बेटा। इसका एक सेकंड मेथड भी है, सेकंड पॉसिबिलिटी भी है, ट्रीट द रिकवरी वैल्यू, अब ये वर्ड्स लिख रहे हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, एज अ रिडक्शन फ्रॉम joint cost, treat the recovery value as a reduction from joint cost, तो ट्रांसलेशन करेंगे क्या लिखा, treat the recovery value as a reduction from joint cost। बस जरा बोर्ड पर देखें, लेट्स अज्यूम ये जो प्रोडक्ट जी मैंने बनाई थी इस डायग्राम में, इसकी रिकवरी वैल्यू है, लेट्स अज्यूम 2000। प्लीज कंसंट्रेट यार। One way of treating this 2000 rupees is cash receivable debit and other income credit। सेकंड जो मैंने मेथड लिखा हुआ है कि इस 2000 को अदर इनकम बनाने की बजाय, इस 2000 को अदर इनकम बनाने की बजाय इस तरह से सोचें। किस तरह से सोचें जरा बोर्ड पे देखें, कितना हमारा खर्चा हुआ है जॉइंट कॉस्ट का, 1 लाख हमारा खर्चा हुआ है, उसके रिजल्ट पे कुछ प्रोडक्ट्स बन गई हैं, उन प्रोडक्ट्स में एक बाय प्रोडक्ट बनी है, उस बाय प्रोडक्ट को बेच के 2000 कमाया जा सकता है। तो अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज कि जो 1 लाख का एक्सपेंस था उसी की बेस पे ये एक प्रोडक्ट बनी है जिसे 2000 रुपीज, जिसके अगेंस्ट 2000 रुपीज कमाए जा सकते हैं। 1 लाख रुपीज का आपका आउटफ्लो हुआ था एक्सपेंसेस का, और 2000 रुपीज का आपका इनफ्लो होना है रिकवरी वैल्यू का। तो इन दोनों को आपस में प्लस कर दें या नेट कर दें। तो वन वे ऑफ थिंकिंग इज कि इस 2000 को अदर इनकम बना लें और 1 लाख को एज इट इज रहने दें और 1 लाख एलोकेट कर दें एबीसी में। Another way of thinking is rather than कि इस 2000 को अदर इनकम बनाएं, इसे अपनी जॉइंट कॉस्ट के साथ नेट ऑफ कर लें। फिगर जरा गौर से देखें, नेट ऑफ करके रिमेनिंग कितना बचेगा, बस फिर वो 98,000 रुपीज ए, बी और सी में डिपेंडिंग अपॉन द मेथड जो यूज कर रहे हैं आप उसको बेस पे एलोकेट कर लें।
तो अगर अदर इनकम आपने बनाया फिर 1 लाख पूरा एलोकेट होगा, और अगर आप नेट ऑफ कर लेंगे तो फिर जो नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रह जाएगी वो जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट हो जाएगी। आप इस तरह करें, जरा पॉइंट नंबर 2 की तरह हेडिंग पढ़ें जरा, और जरा सोच के बताएंगे मैं आपको किस एंट्री की तरफ लेके जा रहा हूँ। क्या एंट्री करवाना चाह रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में? कैश या रिसीवेबल तो डेबिट होने ही है यार, लेकिन क्या क्रेडिट होने की बजाय क्या क्रेडिट करवा रहा हूँ? इनकम क्रेडिट की बजाय एक्सपेंस क्रेडिट करा रहा हूँ, और एक्सपेंस क्रेडिट करने से फिर एक्सपेंस नेट ऑफ होके 98 रह जाएगा, और देन फिर वो जो नेट एक्सपेंस है वो फिर एलोकेट होगा। तो आए जरा इसकी एंट्री लिख लो जी। क्या एंट्री लिखो? कैश रिसीवेबल डेबिट, कैश रिसीवेबल डेबिट, एंड प्लीज जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कॉस्ट आपकी आई है जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। नहीं समझ आ रहा? कुछ बात समझ आ गई? क्रेडिट का मतलब क्या है? एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो लाख रुपए का खर्चा था, फॉर एग्जांपल अगर 2000 रुपीज रिकवरी वैल्यू है तो 2000 से कम होके नेट 98 रह जाएगा। आफ्टर दिस, एक छोटी सी लाइन पर छोटा सा पैराग्राफ लिख लें। आफ्टर दिस एंट्री, आफ्टर दिस रिडक्शन, net joint manufacturing cost, net joint manufacturing cost will be allocated to joint products by using either physical quantity or sale value at split of method. Net joint manufacturing cost will be allocated to joint products by using either physical quantity or sale value method. ये बड़ा 1 लाख रुपीज हमारी कॉस्ट अगर इंकर हुई है सपोज, और 2000 रुपीज रिकवर हो रहे हैं बाय प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो 1 लाख आउटफ्लो था और 2000 इनफ्लो है। तो इसको सोचने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि हम इस तरह से सोचें कि हमारा अब नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का खर्चा बस 98,000 रह गया टू प्रोड्यूस ए बी एंड सी इन दिस एग्जांपल, जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हो गया? क्वेश्चन में मेंशन ना हो सर, एक मिनट मौका दो सर, मुझे चांस तो दें सर। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो ये करेंगे, और एक मिनट मैं आई आज इसलिए जस्ट एक मिनट। बड़ा ये जो ग्रीस की मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल ग्रीस सेल होगी आपकी 25 रुपीज पर लीटर पे, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लीटर्स, तो आप आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, जो भी आपकी बाय प्रोडक्ट है वो अगर मार्केट में सेल हो सकती है तो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय जितने पे वो सेल हुई है, और उसके फिर सेल वैल्यू रिकवरी वैल्यू आ जाएगी। जी कोई सब इसकी आप टेंशन ना लें, एग्जामिनर इंशाल्लाह क्वेश्चन बनाएगा, इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। ये एक छोटा सा पैराग्राफ सर, एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा, एक भाई ने अभी बात की है, अगर तो बेटा एग्जामिनर बता दे कि बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू को अदर इनकम बनाना है या जॉइंट कॉस्ट से नेट ऑफ करना है देन तो ओके है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एक छोटा सेंटेंस लिखा दो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, if question is silent regarding the treatment of byproduct, then use second method regarding treatment of byproducts recovery value। cost allocate होनी है जी,
चलिए जरा और कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स रिकवरी वैल्यू कर रहे हैं। ये सर नहीं वो बिलाल साहब वो इंशाल्लाह करते हैं यार। बाय प्रोडक्ट की इन्वेंट्री का क्या होगा, इंशाल्लाह भी करते हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स रिकवरी वैल्यू, क्लियर है जी। बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट एलोकेट होनी, बाय प्रोडक्ट कॉस्ट एलोकेट होनी है सर। यार अभी पढ़ा तो है मेथड फिजिकल क्वांटिटी, तो प्लीज मिक्सअप ना करें आप। बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, उसकी किस चीज का उसका उसका किस चीज का ट्रीटमेंट करना। अगर रिकवरी वैल्यू ना हो तो बहस खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर रिकवरी वैल्यू है तो उसे अदर इनकम भी बना सकते हैं और नेटअप भी कर सकते हैं। डिस्कस ये करें अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, देन डिडक्ट फ्रॉम, देन फिर प्रेफरेबल बट सेकंड मेथड है, देन डिडक्ट फ्रॉम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। If question is silent regarding treatment of byproducts recovery value, then deduct from joint manufacturing cost. अब मैं यहाँ जरा रुक रहा हूँ, काफी कुछ हमने पढ़ लिया। जरा रजिस्टर में पीछे जाएं जहाँ मेन हेडिंग थी हमारी, जरा 2 मिनट लगा के जरा मेन हेडिंग्स कम से कम रिवाइज कर लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, आपके जो एक दो क्वेश्चन है मेरे सामने। 2-3 मिनट प्लीज लगाएं और रिवाइज करने में लगाएं प्लीज, साथ वाले से डिस्कशन में नहीं, वो तो पहले ही लग रहा था। ये पेज जरा मोबाइल शेयर कर दो, ये पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जिन हजरात के पास बुक्स नहीं है ये दे दो, पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस तरह। तो जिन हजरात के पास बुक्स नहीं है काइंडली पेज लेके पीछे देते जाए। जी आप क्वेश्चन पूछ रहे। नहीं बड़ा इंशाल्लाह आप क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल ऐसे परेशान हो रहे हैं। जैसे ही हम ये प्रोडक्ट्स बनेगी एलोकेशन कर रहे होंगे, तो अगर पैसे आ गए तो कैश डेबिट कर लेंगे, अदरवाइज रिसीवेबल बना लेंगे जब एलोकेशन करेंगे। अगर नहीं आई होगी तो उस वक्त आप नहीं कर सकेंगे, फिर आप वेट कर लेंगे। तो एलोकेशन तो किसी वक्त भी हो सकती है, वो तो नॉर्मली पीरियड एंड पे ही होनी होती है। ये चीजें, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये सारी अपने पीरियड एंड पे ही बनानी है, तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि साथ साथ कर रहे हो। पीरियड एंड पे पता होना चाहिए किसका कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ। डेली बेसिस पे शायद जरूरी नहीं है। ये किसी के पास बुक है यहाँ पे, ये जो भी मिली बुक है किसी के पास? इसमें जरा पेज नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पर। अभी आपने चैप्टर खोला हुआ था। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है इस वक्त पेज पे, सीबीए वाला दिखाइएगा ना, पेज 10 पे। जिनके पास बुक है जरा पेज नंबर 10 यार, जिनके पास बुक्स हैं पेज नंबर 10 जरा कैंडी निकाल लें, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। नहीं बेटा हुसैन साहब ऐसे नहीं है, वेस्टेज एक अलग चीज होती है, बाय प्रोडक्ट एक अलग प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को बनाना शायद आपका मकसद तो नहीं था, लेकिन मेन प्रोडक्ट्स बनाते हुए अगर कोई इमटेरियल चीज बन जाए तो वो बाय प्रोडक्ट कहलाती है। तो वेस्टेज भी हो सकती है, लेकिन वेस्टेज को इंशाल्लाह ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद बाय प्रोडक्ट्स बनाना नहीं होगा, मेन प्रोडक्ट्स बना रहे थे हम, लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाते बनाते इन सिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोडक्ट्स बन जाए। चलिए आप बहस खत्म कर दें यार प्लीज। नहीं बेटा फैजान साहब इस टेंशन की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह बस आपको भी 1-2 दिन में ये इंशाल्लाह, बल्कि ये मुबीन ये आपको भी इंशाल्लाह ये आपसे आज एड्रेस मंगवाता हूँ और फिर आपसे भी ये बुक्स शेयर करवाता हूँ, तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह मिल जाएंगे मेरे साथ। वैसे आपके साथ ये पीडीएफ वगैरह मैं इस चैप्टर की शेयर कर देता हूँ अभी, तो पुरानी और नई बुक्स की टेंशन में ना रहिएगा,
इंशाल्लाह आपको बुक्स डिस्पैच करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज, फर्स्ट लाइन से पढ़े सर। M company buys Xeon for processing। कंसंट्रेट प्लीज यार, इस तरह नहीं कोई फायदा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। जी शायद सब इंशाल्लाह। M company buys Xeon for processing। At the end of processing in department 1, Xeon splits off into product A, B and C। इन क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते ना अपने जहन में एक डायग्राम जिस तरह भी मैं बना रहा था समझाते हुए जरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। A is sold at split off point with no further processing. B and C requires further processing before they can be sold. B is processed in department 2 and C is processed in department 3. Following is the summary of cost and other related data for the year ended 30th June 2015। ये दोबारा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। डिपार्टमेंट 1 में क्या हो रहा है, एक Xeon शायद कोई प्रोसेस किया जा रहा है, रॉ मटेरियल सॉर्ट ऑफ लग रहा है, उसको प्रोसेस करने के रिजल्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ए जो है वो एज इट इज सेलेबल है, बी ने डिपार्टमेंट बी में जाके फर्दर प्रोसेस होना है और सी ने डिपार्टमेंट 3 में जाके फर्दर प्रोसेस होना है। डिपार्टमेंट 1 की जो कॉस्ट होगी वो किस के लिए है, डिपार्टमेंट 1 में जो कॉस्ट आएगी वो तो एबीसी तीनों की होगी, लेकिन जो डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट है वो सिर्फ बी ही की है और डिपार्टमेंट 3 की जो कॉस्ट है वो सिर्फ सी की। डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन है सर 1 to 3। कॉस्ट ऑफ Xeon सिर्फ डिपार्टमेंट 1 में ही है, डायरेक्ट लेबर और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हैं। डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट 2 और 3 में भी है। इसके बाद फिर प्रोडक्ट्स का डाटा दिया हुआ ए, बी एंड सी। यूनिट्स सोल्ड हैं प्रोडक्ट ए के 20,000, बी के 30,000 और सी के 45,000। यूनिट्स ऑन हैंड एट 30 जून 15 मींस ईयर एंड का को स्टॉक दिया हुआ 10,000 यूनिट्स बचे हैं ए के, बी के नहीं बचे हैं और सी के 15,000 यूनिट्स एंड में इन हैंड है। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक था, किस दिन का स्टॉक दिया, ईयर एंड का, ईयर एंड ऊपर बताया था। सेल्स के रुपीस दिए हुए 30,000, 96,000 एंड 141,750। सेल के इन रुपीस को जरा गौर से अकाउंटेंट बन के देखें, 30,000 को गौर से देखें जरा, ये 30,000 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। नहीं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ओके है, लेकिन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से तो एक सेल प्राइस पर यूनिट शायद बन गई हो, तो 30,000 कैसे सॉल्व हुआ होगा, यूनिट सोल्ड होंगे और मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट होगा। हाँ, सेल प्राइस पर यूनिट कैसे बनी होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके बनी। लेकिन अगर सेल्स की आप अमाउंट लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लेंगे आप और मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढेंगे। हाँ, अगर वो नहीं हो तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे, वरना सेल्स अमाउंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। ये सोल्ड यूनिट्स दिए हुए थर्ड लास्ट में या रुपीस दिए हुए, इससे पिछले थर्ड लास्ट टाइम में इसी टेबल में ये जो पीछे दिया हुआ था 20,000, 30,000, 45,000, ये क्या दिया हुआ था, यूनिट सोल्ड दिए हुए थे और देन यूनिट सोल्ड की सेल वैल्यूज दी। क्या यूनिट सोल्ड अगर आपको पता चल जाए और सेल रुपीस पता चल जाए तो आप एक यूनिट की सेल प्राइस निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं कि जरूरत पड़े, पर वैसे पूछा करते हैं। लास्ट पैराग्राफ, देयर वर नो इन्वेंटरीज ऑन हैंड एट 1 जुलाई 14 का मतलब ओपनिंग इन्वेंटरीज नहीं थी, एंड देयर वाज नो Xeon ऑन हैंड
एट 30th June 15 जियोन, हाँ जी, जियोन का ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग था। ओपनिंग कैसे मुझे पता चला कि ओपनिंग भी नहीं था? देयर वर नो इन्वेंटरीज ऑन हैंड, इन्वेंटरीज थी ही नहीं 1 जुलाई पे, लेकिन 30th जून पे क्या एबीसी की इन्वेंटरीज है, बल्कि सॉरी उसमें भी ए और सी की इन्वेंट्री है, और रॉ मटेरियल की कोई इन्वेंट्री लेकिन नहीं। ऑल यूनिट्स ऑन हैंड एट 30th June 15 वर कंप्लीट एज टू प्रोसेसिंग। ये आपको उसने क्यों बताया, किसी को पता? क्या यूनिट्स इन प्रोसेस भी हो सकते हैं सर? इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक अभी फिलहाल नहीं है, जो यूनिट्स पड़े हैं वो प्रोसेस हो चुके हैं। फिनिश गुड्स के पड़े हैं, वर्क इन प्रोसेस के पड़े हैं? वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? कुछ काम हो गया हो और कुछ रह गया हो, ये कोई सवाल सॉरी है, सिंपल सा सवाल। M company uses, underline the last line, market value at split of point to allocate the joint cost। अब बेटा मैंने जो सेल वैल्यू लिखा था, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, उसी को वर्ड को अगर आप ध्यान में रखें तो इसने क्या लिख दिया? तो सेल वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। सोचना जरा, मार्केट में आप कितने पे देते हैं? जितने पे खरीदा होता है या बेचा होता है? तो ब्रैकेट में लिख लें, सेल वैल्यू मेथड ही शायद बात हो रही है, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ। तो सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, तो यहां उसने क्या लिखा हुआ, किसकी एलोकेशन का तरीका बताया हुआ है? ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन का तरीका बताया हुआ। ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन के कितने वेज है? कौन से? फिजिकल क्वांटिटी मेथड है और सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ मेथड है। आपसे किस मेथड से वर्किंग करवाना चाहता है? रिक्वायरमेंट्स पढ़े। मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट फॉर प्रोडक्ट is total units produced for the year। सिंपल ट्रांसलेशन करनी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसमें इन क्वेश्चन में ना रिक्वायरमेंट ही अगर समझ ना आए तो अगर क्वेश्चन तो बहुत दूर की बहस रह जाती है जी। इतनी मुश्किल ट्रांसलेशन भी नहीं है। प्रोडक्ट ए के जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी सेपरेट ऑफ प्लांट की मार्केट वैल्यू पूछता है। नंबर 2 पढ़ा, टोटल जॉइंट कॉस्ट फॉर द पीरियड एंडेड ईयर एंडेड 30 June 15 टू बी एलोकेटेड पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? टोटल जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन शायद नहीं, जिसने एलोकेट होना है उसकी अमाउंट पूछ रहा है। टोटल जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, वो जो मैं बार बार एक बॉक्स के नीचे जॉइंट कॉस्ट लिख देता था उसका शायद टोटल पूछ रहा है। मसलन फॉर एग्जांपल जरा ऊपर जाए, डिपार्टमेंट 1 में जाए, डिपार्टमेंट 1 में जॉइंट कॉस्ट इंकर हो रही है, 2 और 3 भी तो है, तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो डिपार्टमेंट 1 में मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, ओवरहेड्स लग रहे हैं, इनको अगर प्लस कर लें तो ये जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड आ गई। जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन शायद अभी नहीं मांगी उसने, जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। तो अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट 1 हम इकट्ठे कर लें तो हमारे पास जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड की फिगर आ सकती है। नंबर 3, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बी सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 June 15। प्लीज जरूर ट्रांसलेट करें। प्रोडक्ट बी जो बेची है उसकी कॉस्ट, इट मीन शायद कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो रही है। प्रोडक्ट बी सोल्ड की कॉस्ट, जो प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द ईयर बेची है उसकी कॉस्ट बताएं। नंबर 4, कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट ए एंडिंग इन्वेंट्री। सिंपल, नहीं नहीं, नो नो, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं। हाँ जी, प्रोडक्ट ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मांग, क्लोजिंग स्टॉक की भी कॉस्ट होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए की कॉस्ट भी मांग रहा है, और लास्ट वन सी की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी मांग रहा है। बी की क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि ये है ही नहीं, बी का शायद क्लोजिंग स्टॉक था ही। चले बहरहाल, आई होप कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया मेरे साथ। अब इसे सॉल्व करने का टाइम शायद अब सफिशिएंट नहीं है, तो इंशाल्लाह कल इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। आज काफी कुछ हमने मेथड्स के एंगल से पढ़ा, तो इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड शायद कुछ होमवर्क्स भी स्टार्ट करेंगे। एक नजर काइंडली रिवाइज करके आएगी जो आज जो पढ़ा सारा, और फजूल में कोई छुट्टी अफोर्डेबल नहीं है। इंशाल्लाह कल अपने नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। डन है सर? डन है सर? अल्लाह हाफिज।
ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। ये बेटा जब आपको नहीं मिलनी है तो आप किस चक्कर में पड़ जाते हैं? आपको जब नई किताब मिलनी है तो आप किस चक्कर में पड़ गए? वो चल जाएंगी, वो नहीं चल जाएंगी। आपको नई जब बुक्स मिल रही हैं तो फिर आप किस टेंशन में जा रहे हैं? ठीक है प्लीज, इंशाल्लाह आपके साथ डिस्पैच होंगे। मैं कोशिश करता हूँ आज से शुरू हो जाए प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर अपने एड्रेसेस भेजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।